हेलो बच्चों, आज हम जा रहे हैं नए टॉपिक की तरफ। डैट इज़ कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टर्म 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। इसमें एक क्वेश्चन तो आना ही है एग्ज़ाम में, प्लस जो आपका प्रैक्टिकल होता है 12 नंबर का, उसमें से भी इसका 6 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का भी कई बार बन जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक टाइम। तो मेरा टारगेट ये है कि आपके कैश फ्लो के जब क्वेश्चंस करने बैठो तो क्वेश्चन हो, इसलिए मैं लेंथ नहीं देख रहा वीडियोस की। आपको वीडियो देखने के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूरे होंगे आपके, ठीक है। तो आज हम पहले तो मैं लिखवाता हूँ, इसके लिए आप लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले पहले डालेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले है कैश फ्लो इज ए कैश CFS लिख देंगे, इज ए स्टेटमेंट दैट शोज कैश फ्लो दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, इसका क्या मतलब है? देखो ये फर्म है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो दिस इज इनफ्लो। और कहाँ कहाँ आपका पैसा जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इनफ्लो ऑफ एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट means cash in hand, cash at bank, current investment, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हो या करंट इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। इसको मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी, चेक्स, ड्राफ्ट्स, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड according to accounting standard 3 revised। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, AS3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसमें AS3 में पूरा क्या है, फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बनेगा। दो तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared either by direct method और इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड।
तो हमारे सिलेबस में है ना इनडायरेक्ट मेथड पे फोकस ज़्यादा है, डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस नहीं आते, इनडायरेक्ट मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। ये जो कैश फ्लो होता है, शोइंग अंडर हेड तीन एक्टिविटीज होती हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, and third is cash from financing activity। तो अगर हम ये तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में ढंग से पढ़ ले तो हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इन्हीं को तो हमें पढ़ना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो व्हाट इज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर आगे चल। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, दैट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो मेन बिजनेस इनकम है, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, उससे हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल रेवेन्यू जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स करा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की, हमने काम किए, कमीशन रिसीव हुआ, तो ये मेन एक्टिविटी है जिस चीज़ के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और उससे रिलेटेड जो इस रेवेन्यू को जनरेट करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। जैसे कि आपने परचेज ऑफ गुड्स किया, वर्कर को सैलरी पे की, तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेन कोर्स ऑफ बिजनेस करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितने जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो सब डालेंगे जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहा है। और जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करते हैं एक्सपेंसेस, वो जैसे कि हम वर्कर को सैलरी देंगे ही देंगे, अगर वर्कर को सैलरी नहीं देंगे तो हमारी एक्टिविटी स्मूथली रन नहीं करेगी। तो इसमें प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। इसका मैं एक चार्ट बनवा दूंगा आपको कि कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी। इन्वेस्टिंग, इसके बाद दूसरी है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। कौन सी, नॉन करेंट एसेट्स, दैट इज नॉन करेंट एसेट्स। एक्विजिशन, एसेट्स का परचेज करना, एंड डिस्पोजल ऑफ सेम नॉन करेंट एसेट्स। तो एक्विजिशन और डिस्पोजल सभी एक्टिविटी इसके अंदर आ जाएंगी, जितने भी एसेट्स परचेज की गई है और डिस्पोजल ऑफ एक्टिविटीज़ जितनी भी इन्वॉल्व है वो सारी। डिस्पोजल मतलब सेल, एक्विजिशन मतलब परचेज। यहाँ पे लिख लो
परचेज, एक्विजिशन मीन्स परचेज, और डिस्पोजल मतलब सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा। इससे हमें ये पता लग जाएगा ना कि हमने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें ये बता देता है। थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, हम सोर्सेज देखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर इक्विटी, हम इसमें देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर इक्विटी। कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर इक्विटी का क्या मतलब होता है, मतलब हमने जो पैसा इकट्ठा किया है वो कैसे किया है, क्या हम इक्विटी शेयर से कर रहे हैं पैसा, प्रेफरेंस शेयर से हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, या बैंक से लोन लिया है, या डिबेंचर इशू किए हैं, या लोन्स लिए हैं। मतलब यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी के बारे में बात करते हैं हम कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं, एंड ये इसे कहते हैं सोर्सेज, ये हमारे सोर्सेज बताते हैं। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक होती है एप्लीकेशन मतलब यूजेस ऑफ दिस सोर्सेज, कि हमने कहाँ कहाँ हमने पैसे को यूज़ किया है, जैसे कि रीपेमेंट की है हमने लोन की, लोन्स, डिबेंचर्स की पेमेंट की, डिविडेंड की पेमेंट की। मतलब इसमें क्या आएगा, फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट एप्लीकेशंस हो गई, और जिन जिन तरीके से हमने अपनी ऑनर की इक्विटी बनाई है वो सब कॉम्पोजिशंस हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमें पढ़ने हैं। अब एक एक का डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो आपने 11th में पढ़ा था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपने 11th में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 टाइप की थी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 टाइप की थी, रिलेटेड टू सरप्लस या प्रॉफिट से रिलेटेड। सेकंड था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट। और यहाँ पे सरप्लस से रिलेटेड क्या था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और एक थर्ड इंफॉर्मेशन भी होती है अकाउंटिंग रिलेटेड टू कैश फ्लो। तो हमने 11th में ही पढ़ लिया था कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है रिलेट टू कैश फ्लो। अब यही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। ठीक है, देखो एक बंदा जब कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको उस कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और 3 टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, रिलेटेड टू सरप्लस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड टू कैश फ्लो। देखो ये तो आपको समझ आता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती ये भी चाहिए, लेकिन ये कैश फ्लो क्यों चाहिए, कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट क्यों है पता है, कैश फ्लो देखकर हम रियल पोजीशन बता सकते हैं कंपनी की क्या है। देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन की जा सकती है, आपने विंडो ड्रेसिंग के बारे में पढ़ा ही है, विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो में हर एक कंपनी का रियल स्टेटमेंट बताता है। ये कैसे, अगर हम देखें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैश फ्लो क्यों इम्पोर्टेंस है। दो स्टूडेंट है या हाँ स्टूडेंट्स ही मान लेते हैं, एक तो है नीरज, एक है धीरज। ठीक है जी, ये 2 स्टूडेंट हैं।
ठीक है। नीरज को पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपये की और धीरज की भी पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपये की। ओके, अगर हम इन दोनों की कैश की ट्रांजैक्शन देखें ना तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कितना सिंसियर है, बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक है। नीरज क्या करता है, उसने नए नए 11th में एडमिशन लिया तो उसे लगा कि नहीं यार अब तो 11th में हम एडमिट हो चुके हैं, एडमिशन ले लिया है तो अब उसके हिसाब से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉमर्स ले ली इन्होंने, तो नीरज ने सोचा यार कॉमर्स ले ली तो बड़े बड़े रजिस्टर चाहिए, तो उसने ना इस 1000 रुपये में से 200 रुपये तो रजिस्टर में खर्च कर दिए। और उसे ऐसा लगा कि यार कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा करनी है तो 300 रुपये कैलकुलेशन में भी खर्च कर दिए, मतलब कैलकुलेटर खरीद लिया उसने। ठीक है, फिर उसने क्या करा, बाकी का 500 रुपये सेव कर लिया, वो ये शो करने के लिए कि यार हो सकता है फ्यूचर में और ज़रूरत पड़े। तो वो इस तरीके से अपने 1000 रुपये को यूज़ करा फर्स्ट मंथ उसने। यहाँ पे धीरज ने सोचा कि यार 10th पास किए 11th में आ गए हैं, तो उसमें उसने 500 रुपये की तो सीधी पार्टी कर दी। ठीक है, अपने दोस्तों को खिला दिया। और उसने देखा कि यार नेट बड़ा फास्ट आता है जियो का, तो उसने 350 रुपये का जियो रिचार्ज कर लिया और 150 रुपये का मूवी देख लिया। और इसने 1000 रुपये नाप दिए, पूरे 1000 रुपये नाप दिए। अब दोनों की ट्रांजैक्शन देखी हमने। अब इसमें जो सोच समझ के काम कर रहा है और जो ज़्यादा सिंसियर लड़का लग रहा है वो कौन है, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कैश ट्रांजैक्शन से हम उसके करेक्टर के बारे में बहुत इजीली समझ सकते हैं। इस बंदे ने रजिस्टर खरीदे, है ना, कोर्स से रिलेटेड अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने फ्यूचर में ध्यान रखा कि कैलकुलेटर भी खरीद लिया उसने, क्योंकि उसे है ना ये फ्यूचरिस्टिक एसेट एक तरह से जनरेट कर ली कि फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे ये बंदा ज़्यादा फ्यूचर को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये ज़्यादा सिंसियर दिखेगा। और ये आज का प्रेजेंट जी रहा है। इसने देखा पार्टी करो, मूवी देखो, रिचार्ज करो, है ना, ये रिचार्ज करा लिया, इसने मूवी देख ली। तो यहाँ पर ये देख रहा है कि ये तो सिर्फ प्रेजेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं ना इसको ज़्यादा सिंसियर नहीं मानूंगा, ये सिंसियर बंदा होगा। तो ये तो एक इंडिविजुअल के, देखो हमने सिर्फ कैश को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ नोटिस कर लिया कि ये बंदा फ्यूचर को ध्यान में रख के काम कर रहा है। जबकि धीरज के बारे में मैं ये कमेंट पूरी नहीं कर सकता, मार नहीं सकता कि ये ज़्यादा सिंसियर है और फ्यूचर में ये ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। लेकिन इसका मुझे काफ़ी हद तक ये ऐसा फील आ रहा है कि नहीं ये फ्यूचर में ग्रो करेगा, क्योंकि ये बंदा फ्यूचर को ध्यान में रख के आज इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही कंपनी के बारे में देखें, अगर हम कंपनी के बारे में सोचें तो कैश को देखकर हम कंपनी को बता सकते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ये ज़्यादा स्टेबल होगी, फ्यूचर में ये रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो इसलिए हमारा कैश फ्लो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैश फ्लो देखकर ही, अब जैसे मैं हूँ, मैंने पूरे लाइफ काम करा, मान लो मेरी एज 60 साल की होगी, मैं रिटायर हुआ हूँ और मेरे पास पैसा है 10 लाख रुपीज़, मान लो 10 लाख रुपीज़ मेरे मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कंपनी में जाऊंगा और कंपनी की कोशिश करूंगा कि ये तीनों स्टेटमेंट देखूँ। लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा मैं ना कैश फ्लो को देखूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखूंगा और उसमें ये देखूंगा कि यार ये जो कंपनी में जिसमें मैं पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा है उसका, क्या वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं कि उसके डे टू डे के खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे, तो वो स्टेटमेंट में दिखेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पता लग जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खर्चे ज़्यादा तो नहीं हो रहे, तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी बता देता है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब इनएफिशिएंसी दिखा रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखोगे आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, कंपनी इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, ठीक है, क्या वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर को ध्यान में रख के कर रही है, फ्यूचर के प्रोजेक्ट को ध्यान में रख के कर रही है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये पता लगा लेंगे। और मैं उसको कैश फ्लो को देखूंगा कि यार ये इस कंपनी ने इन्वेस्ट कैसे कर रखा है, ऐसे इसके फाइनेंसिंग सोर्सेज क्या है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या इतना फाइनेंस ले लिया जो कि हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, या इतनी ज़्यादा फाइनेंसिंग कर रखी है कि हमारा इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा पे कर सकते हैं, करना पड़ रहा है कि हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी सुचारू रूप से ढंग से नहीं चला पा रहे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखें और उसके बेस पर हम डिसीजन लें। इसलिए
तीनों इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और क्या उद्देश्य है इसको बनाने का। ठीक है, ओके। तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटी आ रही है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो है और ये कैश आउटफ्लो है। मतलब इन एक्टिविटीज़ में हमारा इनफ्लो होगा और इनमें आउटफ्लो होगा। और ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंकों के लिए जो फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, और अदर देन बैंक्स ये होते हैं। ठीक है ना, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम माल बेचते हैं, तो माल बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश इनफ्लो होगा। हमने डेटर और बीआर को माल बेचा था, उनसे पैसा लिया तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड बीआर, तो ये भी इनफ्लो है। रॉयल्टी फी, कमीशन रिसीव, जो हमने काम किया था उसके बदले में कमीशन मिला। टैक्स रिफंड, हमने टैक्स पे कर दिया था, ज़्यादा पे करा, रिफंड आ गया। तो दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें इनफ्लो आ रहा है। और ऐसे ही आउटफ्लो, हमने माल खरीदा तो हमने पेमेंट की होगी, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो आउटफ्लो हो रहा है। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे सैलरी, वेजेस, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, ये जितने भी खर्चे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, वो सारे आउटफ्लो होगा। वेजेस की पेमेंट हो रही है, टैक्स पे करना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही का आउटफ्लो है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक है, जो फाइनेंस का काम करते हैं, इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? इंटरेस्ट लेना और देना आउटफ्लो, लेना इनफ्लो। जैसे कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपको मिला, आपने सिक्योरिटीज बेच दी, प्रोसीड आया, उससे रिसीव आया, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, उससे रेंट रिसीव हो रहा है। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इनफ्लो आ गया। और आउटफ्लो क्या होगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी एज ए इन्वेस्टमेंट। जब मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एज हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, है ना, वो मेरा काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसकी पेमेंट करना, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है ये। ठीक है ना, बिजनेस ही इन्वेस्ट करना है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और उसकी वो खरीदना ऑपरेटिंग में आएगा आउटफ्लो। ठीक है ना, तो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इनफ्लो है और ये कैश आउटफ्लो है। ठीक है, अभी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी लिखते हैं। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ से इनफ्लो आ रहा है और कहाँ से आउटफ्लो जा रहा है। जैसे कि प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, और इनके सेल होने से इनफ्लो होगा। मतलब अगर मान लो आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी तो प्रोसीड आया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट से इनफ्लो होगा। और अगर आपने फिक्स एसेट खरीदी है तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट आउटफ्लो हो जाएगा। तो मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स के प्रोसीड्स इनफ्लो है और परचेजेज इनके आउटफ्लो है। देख लो, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप फिक्स एसेट्स बेचोगे, प्रोसीड मतलब सेल ऑफ फिक्स एसेट बेचोगे तो आपका इनफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, जो मैंने लिखवाया था। तो यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट लेनी है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का इनफ्लो है। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मैंने एज ए इन्वेस्ट किया हुआ था, पैसा एक्सेस था, इन्वेस्ट कर दिया, उस पर जो ब्याज मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है या रेंट मिल रहा है, वो सारा इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ऐसे ही हमने कैश आउटफ्लो करना है। फिक्स एसेट अगर आपने खरीदी, फिक्स एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, अगर हमने सिक्योरिटीज खरीदी तो पैसा जाएगा। तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना ही आना है। ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स इक्विटी के होते हैं ना, शेयर्स कौन से हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। अगर आपने इशू किए हैं तो इशू करने से पैसे आते हैं, तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने लोन लिए हैं तो भी आपको पैसा मिल रहा है, और ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ रहा है, एक तरह से बैंक लोन बढ़ रहा है, तो वो भी आपका कैश इनफ्लो है। फाइनेंस यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना, तो आ रहा है, और फाइनेंस यहाँ से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। पेमेंट ऑफ बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया था, उसकी पेमेंट कर दी, रिडम्पशन कर दिया प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर हुआ बायबैक, होता ये भी रिडम्पशन है, लेकिन हम वर्ड जो यूज़ हो गए वो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर की रीपेमेंट नहीं करते हम उनको बायबैक करते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस जो होता है वो हम पे कर रहे हैं, तो आपका आउटफ्लो है। इंटरेस्ट की पेमेंट आउटफ्लो है। और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमने पेमेंट किया होगा तभी तो डिक्रीज हुआ है, तो ये कैश आउटफ्लो है। तो ये इन्वेस्टिंग है और ये फाइनेंसिंग है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है। ये है फॉर्मेट बनेगा, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था अकाउंटिंग AS3 में इसका फॉर्मेट बताया, तो वही फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले आइटम आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका पूरा वर्किंग नोट बनाना है हमें, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें ऐड आइटम एडिड, बेसिकली ये कौन कौन सी आइटम ऐड कर रहे हैं हम, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम। अब इसमें ये कौन सा फॉर्मेट है, दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे। तो इसमें इनडायरेक्ट मतलब नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है, तो उल्टा चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट मेथड कह रहे हैं, ठीक है। इस पे लॉजिकली हम डिस्कशन करेंगे। पहले फॉर्मेट उतार लेते हैं। अब आइटम एडिड कौन कौन सी हो रही है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स पे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, अमोटाइज्ड। ये अमोटाइज्ड मतलब रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, अमोटाइज्ड भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ होती है, गुडविल पेटेंट्स अमोटाइज्ड होते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सारा ऐड बैक कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये आइटम्स एडिड हो गए, और लेस आइटम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम है नहीं, रेंट रिसीव
कमीशन रिसीव, ये अदर इनकम है, मतलब मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही, इसलिए हमने इनको लेस कर देना है। ठीक है, तो जो ऐड होगा वो तो बिना ब्रैकेट के लिखना है यहाँ पर, और जो लेस होना है उनको ब्रैकेट में डाल देंगे हम। ये चलो लेस हो गया, तो यहाँ ऐड लेस करने के बाद ये इनर कॉलम में लिखो ये, तो जो आएगा उसको हम कहेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये हेडिंग आपको देनी जरूरी है, हेडिंग के नंबर है। ठीक है, फिर इसमें वर्किंग कैपिटल से पहले, तो अब वर्किंग कैपिटल में जो जो आइटम्स आती है जैसे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो इंक्रीज इन करंट एसेट्स होता है, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो ऑब्वियस है आपने खरीदा होगा तभी तो इंक्रीज कर गई एसेट, तो ये लेस में जाएगा। और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर डिक्रीज हो रही है करंट एसेट्स तो ऐड होगा, क्योंकि आपने बेचा होगा तभी तो वो एसेट्स कम हो गई है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज होगा तो इनफ्लो होगा, और डिक्रीज अगर करंट लायबिलिटी होगा तो कैश कम। तो ये एक बार याद रखना, करंट एसेट से इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स कैश का, मतलब अगर इंक्रीज हो गया तो कैश विल डिक्रीज। ठीक है, करंट एसेट्स का कैश के साथ रिवर्स होता है, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज करेगी तो कैश विल डिक्रीज, और डिक्रीज करेगा तो कैश विल इंक्रीज। तो ये ध्यान में रखना है, करंट एसेट्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट, इंक्रीज है तो कैश भी इंक्रीज करता है, डिक्रीज है तो कैश भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। फिर इसमें क्या करना है, लेस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स, पेड है ना, तो वो लेस कर देना, क्योंकि आपने पे किया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और टैक्स पे करना ऑपरेटिंग होता है। और ऐड क्या कर देना है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिले